हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। इकोनॉमिक्स टाइम्स में जब भी आप पढ़ते हैं कि ये कंपनी का वैल्यूएशन 10x ऑफ रेवेन्यू है, 50x ऑफ EBITDA है, या आप कभी भी सुनते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, अंडर प्राइस्ड है, या आप कोई भी स्टॉक के बारे में सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएशन में दिक्कत है, तो वो डिसाइड कौन करता है। तो आज हम लोग एक सीए के सबसे नीश प्रोफाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है। तो मेरे साथ है मेरे फ्रेंड, जो हम लोग आईपीसीसी के ट्यूशन्स में साथ में मिले थे। तो हम लोग का मेरा जो फर्स्ट जॉब था और वो वहाँ पर मेरा कलीग भी था। तो आज मैं अपने साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मानव कानोडिया को, जो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में करीब करीब 5 साल से। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे कि वैल्यूएशन में काम कैसे होता है, बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे और इन डेप्थ जानेंगे वैल्यूएशन डिपार्टमेंट के बारे में। सो थैंक यू मानव फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। थैंक यू माधव फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आके तुझसे ये बातें कर सकूँ. And honestly, guys, it's no surprise that I see Madhav doing this because even in the initial days of our tuitions, ये इस बंदे को मैं देखता था कि ये हर समय टीचरों की मिमिक्री करता था and he always had that knack of teaching. ये हमारा peer होके भी हमें बहुत सारे concepts बहुत easily समझा देता था and that's when I knew that ये आगे जाके anyhow teaching line पे तो करेगा ही. So again, thanks a lot Madhav for having me with you here and definitely I hope that कि ये podcast useful हो and I do answer people their questions and break some common myths about valuation department because as you rightly said that it's a very niche department for CAs and we see a lot less CAs in valuations than any other practice. So happy to take any and all the questions that you have. Definitely. Before starting, I want to say something ki when I started my job hunt, so there was a story behind it. I was trying to work in valuation because I was very much interested in SFM. So coincidentally, I pitched his boss in LinkedIn and मतलब आई रिक्वेस्टेड हिम अ लॉट एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू टर्न आउट हुआ एंड मैंने इसका नाम लेके बोला कि आई नो मानव ओवर देयर और इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया था इंटरव्यू का क्वेश्चंस में प्रिपेयर करने के लिए. सो मेरा जो वैल्यूएशन में क्रैक हुआ था इसी के कारण हुआ था. तो ये पॉडकास्ट काफ़ी इंक्विजिटिव रहने वाला है और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आप लोग के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मतलब सीए जर्नी के बारे में जानना है कि व्हाई डिड यू ऑप्ट सीए. I'll be very honest about it कि why opt CA class 12 का exams खत्म हुआ था board exams and I just saw a herd of people जो CPT देने जा रहे थे. Now it's called foundation if I'm not wrong. तो मुझे उस समय FOMO हुआ कि यार मुझे भी दे देना चाहिए क्या because if I don't will I be left behind. क्या मैं खाली BCom करूँगा. No offense to people doing BCom but I wanted something more to do. सो उन हर्ड मेंटालिटी के साथ साथ मैं आगे बढ़ गया. आई गेव सीपीटी एंड सीपीटी काफ़ी इजी था. सो आई डिड क्लियर इट ओके वेल एंड गुड एंड देन फिर आईपीसीसी आया एंड देन इट वाज द रियल आई मीन इट वाज अ रियलिटी चेक कि सीए एक्चुअली कोर्स क्या है, हाउ व्हाट करिकुलम इट इज एंड व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम यू. एंड आईपीसीसी के फिर ट्यूशंस किए एंड देन आई क्लियर्ड माय आईपीसीसी and then I just went with the flow because once you invest yourself in IPCC and the amount of hours that you put in and everything, you are too skin in the game. And फिर उसके बाद आप फिर ifs and buts सोचते नहीं हो कि do I want to get out of it or anything. And honestly, once I started doing CA, I just felt that apart from expertise in accounting and taxation, the course is built in a way that it makes you an all-rounder because आपके पास law की भी चीज़ें हैं, आपके पास costing की चीज़ें आती हैं, आपके पास financial management के concepts आते हैं and what not. So टैक्सेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सब चीज. exactly. So वो सारी चीज देख के I liking that course a lot because I was getting a lot of information from all the places and I just felt that कि कहीं पर भी अगर मैं बैठ रहा हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, so I always had something to add to that topic. So with that I started liking this course and then CA final happened and then I cleared it. So that was the CA journey. I mean why CA, but to touch upon the CA journey, guys, it demands a lot of hard work, dedication and a lot of sacrifices too. And I would say that in the end it's worth it because the day I became CA, सबसे पहला जो इमोशन आता है इट्स अ रिलीफ दैट यार वापस अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो बुक्स को वापस हाथ नहीं लगाना पड़ेगा. बट इन द इमीडिएट नेक्स्ट फीलिंग दैट यू हैव इज सैटिस्फैक्शन कि आप जिस चीज़ के लिए लास्ट 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, यू फाइनली अचीव्ड इट. एंड now when you walk in any other room and you just say that I'm a chartered accountant in India, people will look at you differently. You will command a different aura, I would say the Gen Z term aura, कि आप अलग command करेंगे and people will want to listen to what you have to say.
So all the sacrifices, all the hard work, all the relentless hours that we had to put in, I mean, I'm pretty sure you would relate to it. Yeah. It was all worth it. The same very day where our results were announced and we became a chartered accountant. एंड लिटरली द वर्ड दैट यू मेंशन ऑरा, सीए होने के बाद एक चीज़ गारंटी कि आपको कभी सेल्फ डाउट नहीं होगा. यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, आई कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. True. या अगर मैं सीए नहीं होता तो प्रोबेबली मैं ये पॉडकास्ट में भी नहीं आता. आई मीन, हैड आई बीन सम अदर, नो ऑफेंस टू अदर Yeah. कोर्सेज, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं आके बात कर सकूं अपने लोगों तक. आई कुड पुट माई स्टोरीज. यस, सो या, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस देयर. डेफिनेटली. सो कमिंग टुवर्ड्स आर्टिकलशिप मानव, लाइक मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन एंड मेरे को काफ़ी डाउट रहता है इस पर कि इफ़ आई वॉन्ट टू परस्यू वैल्यूएशन इन फ्यूचर, देन which stream I should choose in articleship, like whether I should work in stat audit or in tax or particularly in valuation department only. So I would say valuations as a profile अभी बहुत emerge कर रहा है. It's not as emerged as or big a practice as FDD or audit. I would say those are the giants. So if you ask me the best course of action, if you're having an articleship in valuations itself, that would be the best way to enter into valuations. But reality check, I don't think so. The big fours yet, I could be wrong, but they don't take articles in their valuation practice. They do take interns and analysts, the college graduates, but I'm not sure if they take articles in their valuation practice. So the majority of the post-qualification folks filled in Big Fours in the valuation department are the people coming from the stat audit department itself. And the current organization that I work in, if we have to hire a CA as a fresher, one basic or two basic, that person should either be a industrial trainee from our organization itself, or that person should have a valuation experience in their articleship, which as of now, apart from a lot of small registered valuers, if I'm not wrong, again, BDO and GT provides it. Okay. So that would be the best course of action, short course of action if you want to get into valuations post-qualification. Else, stat audit is fine, but with that, you need to keep updating yourself with the finance world, because audit is little more towards accounting and there's a big difference between accounting and finance. So you have to keep yourself up with the financial aspect of the world, because the interviews would be towards finance and not accounting. Okay, so I got a clarity that audit may be a safe bet, but if I am doing articleship in valuation specific, so that would be a clear shot. So if I tell you that valuation में से BDO and GT है, should I work in I have one question follow up, like should I work in a small registered valuer firm or in stat audit Big Four? What would give me an edge to work in valuation post clearing CA? As of now, if I think about it, Yeah. I would say that work in a Big Four, because that Big Four tag helps you a lot. Yeah. Because few of the organizations which hire CAs in their valuation practice, they might have a mandate that you are a Big Four article, because Big Four from an organization point of view, other than the technical core curriculum aspect part of it, they give you other kinds of exposure as well, which is required or mandated by few of the organizations in their recruitment process. So I would say you should go for a Big Four article in stat audit, or else a tier 2 registered valuer who is well known in the market, but not a very small registered valuer. If you want to get into Big Four or other niche valuation organizations post qualification. Got it. So Manav, how did you discover valuation? If I tell about my case, I literally कुछ भी नहीं पता था मेरे को valuation के बारे में. मेरे को टैक्स के बारे में पता था, ऑडिट का, सब कन्वेंशनल लाइक स्ट्रीम्स के बारे में मुझे पता था. बट इन वैल्यूएशन मतलब जैसे मैंने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा, या वो एक थ्रिल था बस कि यार मुझे वैल्यूएशन में काम करना है क्योंकि नाम बहुत अच्छा लग रहा है. बट उस डिपार्टमेंट को जानना और आपका फर्स्ट जॉब चालू करना, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. सो हाउ डिड यू डिस्कवर दैट? So there's an interesting story about it. Yeah. I would say I was in the same place as you. I didn't know about valuation as such. CA के प्लेसमेंट्स हो रहे थे एंड मुझे किसी एक बिग फोर के ग्लोबल ऑफिस में एक रोल मिला था, बट आई वाजंट रियली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई वांटेड अ फ्रंट एंड एक्सपोजर. सो I was still looking for opportunities, and that's when the director of my first organization reached out to me on LinkedIn, and he said that,
hey Manav, I'm looking to hire people in my organization in the valuation practice. It's in Bangalore. Are you open to considering it? And my immediate reply to him was that, yeah, I mean, it sounds good. But I'm unaware of the valuation practice as such. Could you tell me more about this practice and what my day-to-day working would be like? And then we could have a better chat. And that's when he called me up directly on my phone and he told me about the valuation practice. And that's how I knew about valuation. And eventually that turned out to be my first stint in the valuation. So yeah, again, it was unanticipated for me as well. Yeah. It just came to my door and it was on an auspicious day. So, It was I God's just took plan. it. Yeah, Sorry? that was a God's plan. Yeah, that was a God's plan. Yeah. So one follow-up question, like, if you get a chance to go back and like the day you have cleared your CA, and if you get a chance to change your stream or change your career, will you? No, I mean, not at all. I wouldn't want to change any part of it, I would say. Because valuation, see, I always love finance. Yeah, So my father is a stockbroker, so I was always very linked to the market prices and everything. And valuations is totally related to finance. So I believe that being a chartered accountant, this was one of the best profiles that I could get into, and the amount of exposure that I had in the past 5 years, being with the numbers or the Excel models, or with the clients itself. So the best part about the valuation practice is that you get a real front end exposure with the client. You talk to your clients day to day, and they are people at a very senior positions in their organizations, be it the CFOs or the head of finance, finance controllers. So you do speak to them on a regular basis, and you have a lot of responsibility that you have to handle. Because see, if you would try to think, audit is a group activity, yeah, right? Because there's one project that's going on, and there are 20 people working on that project. Similar is the case for financial due diligence as well. yes, However, with valuation, it's very different. You are an independent contributor because for one project, when you're valuing one company or one investment, you are the only one person executing it. There is one person reviewing your work, and then there's another person reviewing their work. So there's not a big team that you're working with. They're individually literally three people working on one assignment, and all at different levels. So all the execution part you have to take care of yourself. So that gives you a lot of responsibility, that gives you a lot of authority as well. It's a great learning exposure because you are managing the project end to end. And another good part about the valuation practices in India is that it's currently a very small practice, I would say. It's, as I previously mentioned, it's not as giant as FDD or audit for that matter. So for the entire engagement, you are involved in the end-to-end process. For example, preparing the engagement letters, deciding upon the fees to be charged, handling the admin perspective from the conflict checks and everything, maintaining the relationship with the client, executing the work, delivering the final report, taking part in all different levels of review that you have, and in the end, invoicing the client. So some people might think that, that's an admin task, why you want to do that. But from my perspective, it gives you an all-in-all experience. You get to know from origination till the end how a typical project in a big organization works. And once you climb up the ladder and you are at a higher managerial position, these knowledge help you a lot because you are able to identify, that makes you independent in the first place, that you don't have to be dependent on anyone. And then at the same time, you are able to identify issues in the process at a very early stage and probably bake in efficiencies wherever required. So again, I wouldn't want to change a single part of the valuation because the valuation practice has changed me in many different ways, and it has given me the amount of knowledge that I believe I wouldn't have gotten from any other practice, I would say. So yeah, that's my answer to it. lovely, Manav. Lovely to hear that. One question, Manav, like as a CA fresher, if I want to work in valuation, what's the easiest way to get into that? Like if you can recommend some job portals or some strategy to get into valuation. Okay, so again, as I mentioned it previously, Yeah. that if you have a valuation experience in your articleship itself, that would help you a lot. Other than that, if you are in Big Four, so what happens is that my Big Four articles would know it better.
but once you qualify as an article in your Big Four, you get an option to transfer internally into different department of the same organization. So majority of the bheed in the valuation practices in Big Fours are internal transfers. So Big Four articles, do look out for it, because once you are done with your qualification, people from the valuation practice will reach out to your teams, and they would kind of advertise their profile, their department to you, and that's where you can make an internal switch. But apart from the CA articles, I would say look out for LinkedIn posts, because now I would say that since the as already I mentioned it like quite a few times, that the practice is very small right now. So what happens is, as and when a horde of new CAs enter the market, or to say it another way, when ICI declares its results, all the partners and senior managers from Big Fours, they put up a LinkedIn post saying that they are looking to hire freshers into their valuation practice, and drop your CVs to this and this email ID. So do keep a lookout on those posts on LinkedIn, because those the CVs that you drop there are directly reaching to the partner of the or a senior director in the organization, and they would look at your CV. So that would be another different way. And third tier, I would say you could go for job portals like Naukri.com, and at this point of time, I guess Naukri.com would be the one. Because from valuation perspective, I generally don't see many openings coming up. So LinkedIn is the only way I feel that. True, right? That's what I mentioned, because it's a very small practice. So the vacancies that you get in a team is not very large as well. For example, if I would say, when I started off in my first stint was in Bangalore. So when I started off there, we were hardly 20 people in the team, and within that 20 people, we had all different levels. I came in as an associate, so I had analysts, senior analysts below me hierarchically, and then I had senior associates and managers, senior managers, directors, partners. So all of those levels combined in Bangalore, we were just 20 people. So you could just see how many people would be there in one particular spot. So it's a very small organization, and that's why I guess they don't like to route through the official recruiters platform and try to fill in internally. That's what I believe. But one more interesting aspect that is coming in for people who want to get their skin into valuations, but not front end. They are not very adamant about the front end exposure. Is that various offshore units of the global organizations are being set up in India in the valuations domain, which hire. I mean, each of them individually would not hire much, but since there are many of them, there's a good horde of demand, I would say, that's there in the market. So people can look out for them. To just one of them that I could think right off now is Aranka Valuations. Then we have, sorry, I'm unable to recollect the names right now, but anyone who would just scout through the internet, they would go get those organizations. And you could go into those organizations. You will get the same valuation experience, everything. It's just that you won't get a front-end exposure to the client there in the offshore units of the global organizations. So that's another source that people could target if they want to get into valuations. Okay, Manav, thank you so much for the insights. So अभी तक अपने मानव जो डिस्कस किए, आपका CA जर्नी, आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड आपका वैल्यूएबल टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू गेट इनटू वैल्यूएशंस. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि वैल्यूएशन होता क्या. बिकॉज इफ वी से इन 11-12 वी हैव स्टडीड गुडविल वैल्यूएशन, इन आवर CA फाइनल वी हैव डन इक्विटी वैल्यूएशन, एंड उसके बाद 1000 तरीके का वैल्यूएशन, 1000 तरीके के मॉडल्स देखते हैं अपने. बट इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई एज अ लेमन, for a layman, so how would you? Right. So I would, since it's a very important question, and I would say that, this is one of the most important questions for the people who would be watching this podcast is, so I'll take some time on this and I'll bifurcate it into various different segments. Yeah. So first of all, I would say that when you say about valuations, the levels at which you're doing valuation is very different. अगर आपको ये लग रहा है कि आप valuations कर रहे हो खाली किसी deals के लिए या transactions के लिए, then that's not the right thing, because
अगर आप रियल वर्ल्ड में जाओगे एंड अगर आप देखोगे कि किस ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, किस वैल्यूएशन पे हो रहा है, okay, there is a valuation support at the back of it, but it is much more driven by the negotiations also, कि कौन किसको क्या acquire कर रहा है, कौन किस situation पे है, ठीक है. So जो बिग फोर्स की जो वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस है, एंड for that sake the other valuation firms as well in India, you know, it's not always for deals or transactions. There are valuation requirements for the financial reporting purposes as well, and various other reasons for which valuations are required. So अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप valuations कर रहे हो and you're part of the M&A process as a whole all the time, no. There would be opportunities where you would be getting to do the valuation as part of a deal, but it's not always the case. Majority of the time, the case is for financial reporting purposes, or in the current aspect that I have, portfolio valuations, it is for the reporting to investors as well. So one common myth that I want to burst is that it's not always for transactions or deals. It is for financial reporting purposes and other reporting purposes as well. Now, coming to valuations, there are various types of valuations in the market. For example, there is business valuation, there is portfolio valuations, there is dispute valuations. अब हर एक valuation, ये तीन जो valuations मैंने बताया बहुत different है तीनों एक तीसरे से. Business, I started off with doing business valuations in KPMG, and I did the same. I started off with business valuation in KPMG, and business valuation में हमारी जो clientele होती है वो businesses होती हैं directly. For example, अगर कोई हॉस्पिटल है, उसको किसी रीजन से, या कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी बहुत सारी होल्डिंग्स हैं, देयर गुडविल इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है हमारे केस में. जब हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस में हमें वो देखना पड़ता है कि हमारा गुडविल इम्पेयर हो रहा है कि नहीं. अगर हमने कोई एक्विजिशन कर रखा है एंड उसका गुडविल अगर हमने बुक कर रखा है अपने अकाउंट से, तो हमें उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है. सो उस केस में जो बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने कुछ कुछ कंपनीज को अक्वायर कर रखा है, वो हमें अपॉइंट करती हैं टू फेयर वैल्यू देयर बिजनेस, जो बिजनेस है, टू सी कि गुडविल इम्पेयर करना है कि नहीं हमें, जो हमने गुडविल रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं. सो यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंडियन कंपनीज हो गई, एंड द स्कोप दैट वी गेट इनटू इज दैट वी गेट इनटू अ लॉट ऑफ नंबर्स इनटू दैट, कि उस बिजनेस ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयरली कैसा परफॉर्म किया है, एंड टू मच इनटू डिटेल्स ऑफ द नंबर, एंड majority of the information and the weapons that we have to value that company is coming from the company itself. So ये एक तरह का business valuation हो गया. But however, my current profile in my current organization is portfolio valuation. Now the way it is different is that the clients that we have here are PEs and VCs globally. So PEs and VCs, so again, these valuations are guided by the AICPA and IPEV guidelines. So we have to kind of follow them in our valuations. So for people who don't know, AICPA and IPEV are the internationally recognized guidelines that gives us the guidelines on how to value a company. It's similar to what is IFRS or US GAAP for accounting perspective. So for valuations, we have AICPA and IPEV guidelines. This is a base from which you value. Exactly. Okay. And we kind of have to stick to them. So yeah, again, यहाँ पर हमारे बहुत सारे PEs and VCs clients हैं. And PEs and VCs are very different in a way that उन्होंने एक बार में समझ लो 50-60 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, and they are coming to us to get their 50-60 investments fair valued so that they could report it to their investors. So इसका फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट होता है अलग अलग फंड्स के मैंडेट्स के हिसाब से. कोई लोग मंथली करते हैं, कोई क्वार्टरली करते हैं, कोई सेमी एनुअली एंड कोई एनुअली. सो वहाँ पर हमारा जो, बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है उस केस में, तो हमारा जो अप्रोच होता है उस वैल्यूएशन में इज अगेन अ पार्ट ऑफ इट इज डेफिनेटली कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है. हम रेवेन्यू देखते हैं, हम एबिटा का फ्लो देखते हैं, एंड कोई कंपनी जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल SaaS कंपनीज के लिए ARRs हो गया, एंड या लाइक्स ऑफ इट. सो हम वो सब इंडिकेटर्स देखते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है, बट हम नंबर्स में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं. And a major part of our analysis is also from the global market as well, कि जो similar companies है वो किस multiples पे trade कर रही हैं, and how is the macro environment aspect of that company is looking, what are the transactions that is going on in the similar space, and it is going on at which multiples. So I'm not saying कि business valuation में ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, but portfolio valuations हम इन चीज़ों को ज़्यादा stress देते हैं. So यहाँ पर volume game ज़्यादा होता है, तो instead of getting into 1 or 2% variances of all the line items of the PL, we look at a broader perspective.
And dispute valuation, again, I haven't done it, but as the name suggests, it's comes in where there's a dispute situation ki jo do alag alag party hai, they're not agreeing to the valuation, and that's where you come in as a dispute valuer, and the stakes are very high because you have to manage both the parties and everything. I won't speak much about it because I Yeah. don't have experience on it. But yeah, the major recruiter, I would say, are the business valuations team, and then we have portfolio valuations team. Now, sorry, I mean, I know this is going a little stressed, but you know, the valuation also differs in the assets that you're valuing. When I say valuation, it doesn't always mean that you're valuing equity. You have equity valuation, you have debt valuations, you have real estate valuations as well. Yeah, that was my question coming up. Yeah. So again, equity valuation, लोगों को जहाँ तक equity valuation हाँ. पता है, but I would again break another myth is that, you know, guys, debt valuation is a bigger market than equity valuation globally, because debt market is significantly larger in size than the equity market globally. So the work that you have and valuing the debt is much more. The volumes are driven by debt. And interestingly, in the past few years, I would say that the returns in the debt market has been higher than it's beating the equity market, which is leading the investors to put more and more money into debt and structured debt, which is driving the volumes in debt market. So debt valuation is another big aspect of entire valuation. If I have to comment about my current work, 70% of the volume that work that I do is debt. So debt as a debt as a instrument, as a financial instrument, is it overpriced or underpriced? So that is the main work in debt. So overpriced, underpriced, तो थोड़ा अगर आप देखोगे तो रिसर्च एनालिस्ट का काम हो गया. हाँ. हम फेयर वैल्यू करते हैं. ओके. हमारा क्या है कि अगर आपने एक डेट दे दिया है, हाँ. ठीक है, सो डेट बहुत डिफरेंट है इन अ वे कि डेट की जो टर्म्स है ना वो कॉन्ट्रैक्चुअली डिफाइंड होते हैं. Yeah. कि कब कब अमोर्टाइजेशन होगा, कब पे होगा, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या मिलेगा. सो इट इज मोर लाइक कि आपका ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड, आपका डेट का जो प्राइस है, आपने जिस प्राइस में वो डेट दिया था, वो कैसे मूव कर रहा है. अब उसके लिए काफी इंडिकेटर्स होते हैं, बिकॉज अगेन कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज एज वी ऑल नो, फॉर अ कंपनी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, डेट इज रिलेटिवली मोर रिस्की बिकॉज उस पर उनको फिक्स चार्ज देना होता है. सो कंपनी हैज टू परफॉर्म वेल, दे हैव टू कीप देयर एबिटा significant, not significantly high, but in a position that they could service the debt they are giving, or I mean the debt they have taken or they have borrowed. So हमें वो एनालिसिस भी करनी होती है, कंपनी की क्रेडिट एनालिसिस बोल लो या हेल्थ एनालिसिस बोल लो, कि कंपनी का क्या पोजीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो अपना डेट्स को सर्विस कर पाएगा कि नहीं. सो जब हम डेट वैल्यू करते हैं तो हम वो सारी चीजें देखते हैं, एंड फिर हम वी पुट अ बेसिस ऑल द मेथड्स दैट वी हैव एंड बेंचमार्किंग एंड एवरीथिंग, वी फाइनली कंक्लूड एट अ रेंज ऑफ कि हमारा ये जो डेट का वैल्यू है ये इससे इसके बीच में होना चाहिए. Okay. So it's much similar to equity but less subjective, because यहाँ पर बहुत सारी चीजें contractually defined है डेट में. However, equity में आपकी contract उतना कुछ नहीं है, because you're getting whatever is left. Yeah. So yeah, that's about it. So जो हम लोग के व्यूअर्स होंगे उन लोगों को लग रहा होगा यार कितना टफ चीज़ है ये वैल्यूएशन, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि प्रैक्टिस से एंड एज अ फ्रेशर मेरे को भी लगता था काफ़ी टफ होगा, टेक्निकल होगा, बट विद टाइम यू गेट इवॉल्व. Yeah, definitely, man. See, I would say, I would tell it very honestly. एक बार जब आप एंटर करते हो ना, आप ओवरवेल्म होते हो, बिकॉज एज आई सेड दैट यू आर वन पर्सन वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट, एंड जो तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है वो 3 साल एक्सपीरियंस ऑलरेडी. सो तुम थोड़े ओवरवेल्म हो जाओगे, अस्टॉनिश्ड रहोगे द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट ही हैज, एंड तुम्हें लगेगा कि यार क्या मैं कभी इतना कर पाऊंगा, क्या मैं इतना सीख पाऊंगा. बट इवेंचुअली ट्रस्ट मी गाइस, as and when you succeed and proceed or spend your time in the organization, everything will become natural to you and तुम समझ जाओगे. In the end, it's not very difficult. Few things that you have to be very careful while you're valuing is that एक attention to detail होना चाहिए. And whenever you are valuing, एक holistic approach लेना चाहिए, not that कि एक नंबर में अगर आप पीछे पड़ गए तो आप उसके पीछे ही इतना टाइम स्पेंड कर दे रहे हो, जबकि वो उतना relevant ही नहीं आपके बिजनेस के लिए या वैल्यूएशन के लिए. सो एक बैक ऑफ द माइंड एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट इज नीडेड, एंड अटेंशन टू डिटेल. सो वो चीजें अगर करोगे, एंड व्हेन यू कीप ऑन रीडिंग एंड ऑब्जर्विंग पीपल, व्हाट आर दे डूइंग एंड हाउ आर दे मेक डिसीजन, थिंग्स कम नेचुरली टू यू. सो जब मैंने स्टार्ट किया था तब क्या मैं इमेजिन किया था कि मेरे पास आज जितना नॉलेज है उतना नॉलेज होगा? बिल्कुल भी नहीं. इसका 50% भी शायद मैंने इमेजिन नहीं किया था. बट आज जब मैं
4.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ बैठा हूँ, डू आई थिंक कि मैंने सब कुछ सीख लिया है? नो, देयर इज अगेन एन ओशन ऑफ नॉलेज दैट इज लेफ्ट फॉर मी, Yeah. and that is the best part about it, because for CAs this could be one of the best exposure to finance that they have. So finance world is an ocean, man. अगर आप जैसे जैसे जाते रहोगे, it goes deeper into it and there's so much to learn there that you would never feel कि अब हो गया मेरा इससे. Because and I would say that as and when it's not always that कि मैं अपने सीनियर से ही सीख रहा हूँ हमेशा. Yeah. हर समय बहुत बार ऐसा होता है जब मैं ट्रेनिंग वगैरह दे रहा होता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जूनियर्स को, एंड देन कोई जूनियर मुझसे कुछ सवाल पूछ लेता है जिसका आंसर मुझे नहीं पता होता है, आई एम लाइक कि यार इस वे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, एंड देन आई गो बैक एंड आई रीड अबाउट इट एंड देन आई कम अप विद एन आंसर एंड देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स. So learning is not always coming from above. I am learning things from people below me as well, who are working with me. So again, all these things would make you feel overwhelmed in your initial phases, but जब तुम्हें चीजें समझ आने लगेंगी ना, after 4-5 months, it's gonna be as interesting as it can be. जैसे आपने बोला कि फाइनेंस वर्ल्ड इज लाइक ओशन, ऑनेस्टली स्पेशली डिपार्टमेंट लाइक वैल्यूएशन, वहाँ पर इफ़ यू डोंट हैव दैट बेस दैट यू मेंशनड, जैसे ऑडिट में वी हैव लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वी हैव एसेज अवेलेबल. सो वैल्यूएशन ऐसा चीज़ है कि आप जितना घुसोगे मतलब वो कम है, मतलब कितना तरीके का एनालिसिस आप कर सकते हो. मतलब मेरे माइंड में भी 1000 क्वेश्चन आ रहे हैं उस चीज़ को लेकर. सो यू हैव टू हैव दैट इंटेलेक्चुअलिटी एंड सीनियर का गाइडेंस की दिस इज द अप्रोच दैट वी आर टेकिंग एंड दिस इज माई कन्विक्शन ऑन दैट. Right. And one important thing that I've learned, just to adding to what you said, is that you have to be open for criticism. You have to agree. I mean, you can't be adamant about your point a lot. आपने कुछ अपना analysis किया है, कुछ सोचा है, but हो सकता है सामने वाला उससे agree ना करे. So instead of getting defensive about it, you should try to understand कि क्यों ऐसा बोला गया है and actually तुम्हारे logic में क्या गलत था. And all those would, उस समय तुम्हें maybe it would hurt your ego, I would say, but it's gonna be all it's gonna turn into your own benefit as and when you grow in the corporate ladder or in your practice ladder as well. One more thing I want to sum up कि थोड़ा इजी हो जाए व्यूअर्स के लिए. तो वैल्यूएशन में सबसे पहले आ जाता है आपका M&A, सेकंड आपका बिजनेस वैल्यूएशन, थर्ड आपका अकाउंटिंग रिलेटेड मतलब आपका रिपोर्टिंग वैल्यूएशन आ जाता है, फोर्थ पोर्टफोलियो वैल्यूएशन आ जाता है. तो इस 4 ट्रांच हो के वैल्यूएशन के, और भी बहुत सारे ट्रांच है, बट जनरली वर्क इधर इवॉल्व होता है. मतलब और भी बहुत सारे ट्रांचेस हैं, आई वुड से, बिकॉज यूएस में कुछ, आई वोंट गेट इनटू डीपर ऑफ इट, बट यूएस में 409A valuations is a part of it. So there are organizations in India itself which are offshore units of those organizations and specializing into only 409A valuations. So there are multiple other aspects of valuation as well, but the most widely recognized are these. Again, as I mentioned, business valuations, portfolio valuations, tangible assets valuations. Then you have intangible asset valuations where you're valuing brands, patents, and customer relationships, all those things. So there are various other aspects to it as well, but the most widely recognized are business valuations, tangible asset valuations, and portfolio valuations. Okay, man. Now coming towards like how a typical day looks like if I want to know a deal cycle, like how do you start a deal from pitching of client then the final deliverable? Okay, so yeah, I'll keep it very personal to the current organization that I have, that I'm working with. So initially we do pitch to a client. अगर मैं उस सिचुएशन का बोल रहा हूँ कि क्लाइंट ही ऑनबोर्डेड नहीं है अभी हमारे पास, so we build in business proposals for them. एक proposal deck बनाते हैं हम जहाँ पर we showcase our team, our work, our expertise, and all the marquee credentials that we have. Marquee credentials मतलब जो कि बड़े बड़े clients के लिए हमने काम किया है. हम एक बिजनेस प्रपोजल बना के देते हैं उन्हें, हम उसमें हम अपना एक इंडिकेटिव फीस भी बताते हैं कि व्हाट आर द फीस दैट वी लुकिंग एट, एंड वो सबमिट करते हैं उस क्लाइंट को अगर बिजनेस प्रपोजल अच्छा लगता है तो वो हमें कॉन्टैक्ट करता है, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्ट काइंड ऑफ आवर वैल्यूएशन एक्सरसाइज इन इट. बीच में थोड़े एडमिन टास्क वगैरह चलते हैं, बट आई विल कीप इट आउट ऑफ इट. क्या सो अगर आई विल कीप इट आउट ऑफ इट. एंड फिर हमारा वैल्यूएशन एक्सरसाइज शुरू होता है. करेंटली वैल्यूएशन में सबसे पहले हम बिजनेस को समझते हैं कि वो बिजनेस जो है वो किस सेक्टर में है, बिकॉज यू कैन नॉट वैल्यू अ बिजनेस अनलेस यू नो व्हाट द बिजनेस डज एंड हाउ इज द मार्केट देयर. ठीक है, और दिस इज आई एम कवरिंग मोर फ्रॉम अ इक्विटी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई गेस फोक्स वुड बी इंटरेस्टेड मच मोर इनटू इट.
सो हम बिजनेस समझते हैं, हम मार्केट समझते हैं, जिस वो मार्केट में क्या है, एंड उसके लिए वी यूज अ लॉट ऑफ AI, वी यूज अ लॉट ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज, हम इंटरनेट जाते हैं, हम एनालिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में, उस कंपनी, जिस पर्टिकुलर कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, उसका कोई अगर फंक्शनिंग वेबसाइट है तो हम उस वेबसाइट को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि क्या सर्विसेज है क्या नहीं है, एंड फिर एक हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजते हैं क्लाइंट को, जिसमें हम उनसे एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, बिकॉज देयर वुड बी सर्टेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट वी वुड नीड फ्रॉम द क्लाइंट टू वैल्यू द बिजनेस। हमारे पास वो फिर क्लाइंट हमें इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन को फिर हम एनालाइज करते हैं, एंड उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एंड ऑल्सो द नॉलेज दैट वी हैव गॉट ऑन द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस एज वेल, उन सबको टाइप करके अगर हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस होता है समझने के लिए, बिजनेस को या परफॉर्मेंस को समझने के लिए, उन्हें हम डिलीजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, एंड वी सेंड इट टू द क्लाइंट, एंड देन फिर एक क्लाइंट के साथ कॉल सेटअप होता है, जिसमें क्लाइंट और हम बात करके एक दूसरे से समझते हैं कि क्या चल रहा है बिजनेस, मच इनटू डिटेल्स, बिकॉज टेक्स्ट में बहुत चीजें होती हैं जो आप नहीं समझ सकते हो, सो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग गैप की एक पॉसिबिलिटी रहती है वो उस कॉल पे खत्म हो जाती है। सो वो हमें समझा देता है, हमारी और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हम पूछ लेते हैं, एंड वंस दैट कॉल इज डन वी आर फुल्ली इक्विप्ड टू वैल्यू दैट बिजनेस। देयर आर वेरियस वैल्यूएशन अप्रोचेस, बिकॉज हम डिसाइड करते हैं फिर बेसिस द करंट स्टेज द कंपनी इज इन, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा वैल्यूएशन अप्रोच सही रहेगा इसमें यूज करना, एंड फिर हम कंपनी को उस अप्रोच से वैल्यू करते हैं। बट वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट कि बस उस एक अप्रोच से वैल्यू कर देना कंपनी को इज नॉट एनफ, बिकॉज हमें कुछ और अदर सोर्सेज से भी उसको बेंचमार्क करना होगा, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए कि जो हमने वैल्यूएशन अराइव किया है वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने इनकम अप्रोच, आई गेस द पीपल वुड बी डूइंग फ्री कैश फ्लो फॉर फॉर्म, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी इन द करंट करिकुलम। Guys, that is one of the most important tools that we use in our valuation right now. It's the bread and butter. So हमने उससे एक वैल्यूएशन पे आ गए हम उस कंपनी का, उस इक्विटी एसेट का, बट फिर हम मार्केट में देखते हैं कि जो सिमिलर चीजें हैं वो किस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, किस मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, तो हम उसके बेसिस पे अपने वैल्यूएशन पे कंफर्ट लगाते हैं, ठीक है, एंड देन वी प्रिपेयर अ रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड रिपोर्ट्स। वी ट्राई टू पुट इन all the details as to the performance of the company and what valuation we are arriving at and why, what is the rationale, कि हमारा thought process क्या है, कि हमने वो वैल्यूएशन पे हम क्यों आए, हम वो सारी चीजें उस रिपोर्ट में प्रेजेंट करते सो दैट लोगों को पता रहे कि आई मीन वन जो रीड कर रहा है उस रिपोर्ट को उसको पता रहे कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, एंड हमने जो वैल्यूएशन किया है वो क्यों किया है, वो लॉजिक क्या उसके पीछे, लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो वो सारा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट हम डालते हैं, एंड देन फिर हम क्लाइंट को भेजते हैं, एंड देन फिर क्लाइंट के कमेंट का वेट करते हैं ना वे कि क्लाइंट या तो हमारे वैल्यूएशन से अग्री कर सकता है या डिसअग्री कर सकता है। अगर वो डिसअग्री करता है तो हमारे पास आता है रीजंस को लेके कि क्यों, तो फिर हम उनसे और क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों उसे ऐसा लगता है, एंड अगर हमें लगता है कि हाँ मतलब देयर आर सर्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमारे वैल्यूएशन को इम्पैक्ट करता है, वी इनकॉर्पोरेट इनटू इट, वरना अगर हमें नहीं लगता तो वी स्टिक टू आवर वैल्यूएशन एंड वी फाइट बैक विद आवर क्लाइंट्स ऑन दोस वैल्यूएशन। एंड एक बार वो हो जाता है फिर रिपोर्ट्स हम फाइनलाइज कर देते हैं एंड वी इनवॉइस इट टू द क्लाइंट। So that's the entire valuation cycle. And one thing I would tell you is that a CA fresher would be involved in each and every step of it, right from building the business proposal, pitching to the client, till the end when you are communicating with the client or fighting with the client or putting your point to the client कि आपने जो valuation किया क्यों किया। A CA fresher, maybe after 3 or 4 months of experience, they are involved into each and every process of it, and that is why I say that it is one of the best profiles a CA could target for if they want to enter into the world of finance, because the amount of exposure and the learnings that you get is tremendous. And एक और important चीज, when जैसे मैंने बोला per engagement per project में बहुत कम लोग होते हैं, so the direct conversation that you have directly with your partners or the senior levels in your team is tremendous, because ऐसा नहीं होगा कि आप associate को बोलोगे, associate आगे बोलेगा, वो partner को बोलेगा, ऐसा नहीं है। There would be times a partner is directly reaching to you or you are reaching directly to your partner. ये exposure I'm not very sure if you get a lot in the other departments. So again, coming back to my point, this is how the day-to-day or a deal cycle for a valuation analyst looks like, and you know, you get to learn in each and every step. इसलिए तो ये प्रोफाइल काफ़ी नीश है कि आपका इतना सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, एंड जहाँ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाता है वहीं प्रोफेशनल का काम आता है। इफ़ यू आर डूइंग दैट ट्रेडिशनल थिंग एंड यू आर नॉट अप्लाइंग योर ब्रेन्स, देन फ्यूचर इज लाइक वेरी वल्नरेबल फॉर यू।
True. Yeah. See, once you are into valuation and any front end exposure, one thing you have to have is presence of mind. You have to be street smart. Yeah. Because there would be questions thrown at you which you might not have thought about itself while you are presenting. So you have to have that presence of mind कि तुम conversation को कैसे steer कर रहे हो towards your own benefit या आप जिससे अपने valuation को support कर रहे हो. And given there's a lot of subjectivity involved, you have to be well read. कि you know about that industry, you know about different aspects of the world. To give a very recent example, अभी यूएस ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया था. सो मेनी ऑफ द एंड उसके कारण इफ यू नो लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था. एंड व्हेन वी वर वर्किंग अराउंड सर्टेन कंपनीज जिनका उन ज्योग्राफी से थोड़ा लिंकेजेस था, we were very early in determining कि this will impact their businesses and we reflected that in their valuations. हमने वो valuations में cautious दिया कि बॉस वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज में ये सब जो हुआ है इसके कारण इनका ऑपरेशंस खराब होगा, डिसरप्ट होगा, एंड दैट विल इम्पैक्ट देयर फाइनेंशियल्स. वी गॉट अ लॉट ऑफ पुशबैक सेइंग दैट हमारा उन चीजों को हेज किया हुआ एंड एवरीथिंग, बट अ क्वार्टर लेटर दोज थिंग्स वर विजिबल इन देयर फाइनेंशियल्स. सो having the knowledge of the world and being able to link different aspects that's going and how it can impact your business, that demands a lot of you reading the news, being well read about the entire global and having that presence of mind so that you could use that to your benefit. Lovely. So Manav, one question ki how much percentage of your work is derived from financial modeling or Excel modeling and how much it is judgment based? Okay, so guys, majority of the big fours have a different financial modeling team. Yeah. ठीक है. And on different aspect, the valuation models that you work on, उनका templates already बनाया हुआ है सबके पास. ठीक है. So it is not that you are building a valuation template एकदम starting से. नहीं. And because वो honestly feasible भी नहीं है. Because बहुत सब्जेक्टिविटी हो जाएगी एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स कंसिस्टेंसी विद इन देयर रिपोर्ट्स इटसेल्फ. सो उनका एक फिक्स टेम्पलेट होता है जो तुम्हें फॉलो करना होता है एंड देयर आर वेरियस फॉर्मूलाज बिकॉज मार्केट डेटा हम यहाँ इतना बात करते हैं कि इट्स ऑल बेस्ड ऑन कंपनी का मल्टीपल्स क्या चल रहा है, रिलेटिव मल्टीपल्स एंड एवरीथिंग. ये सब हमें कैपिटल IQ नाम का एक डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर हमें उससे मिलता है. सो उसका एक एक्सेल प्लगइन है जिसका एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज होता है जिससे वो पुल करता है डेटाबेस से. सो अगर you think that you are going to sit and build those things from the very scratch in every particular project, that is not feasible. मतलब कंपनी के एंड से वो मार्जिन में भी नहीं बैठेंगे एंड यू विल ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो उनके लिए टेम्पलेट्स बना हुआ है, बैठा हुआ है. सो इट इज मोर टूवर्ड्स जजमेंट. फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा बहुत आ जाता है बिकॉज अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है या कुछ तरीके से वैल्यू कर रहे हो विच इज वेरी डिफरेंट देन योर जनरल स्पेसिफिक टेम्पलेट जो है, then you make tweaks to your template. ठीक है. So having a hands-on Excel is very important, I would say. Excel का skill होना is very 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 important. मतलब there's a reason why I'm stressing on Excel skills 3-4 बार because you have to put in all of different types of formulas. If needed, you need to know the macros as well. I'm not saying that it's very much required macros का capability. When I entered, I didn't know about macros, but then I learned about macros. So, but having known the basic formulas like VLOOKUP, index match, offset and everything, those things are prerequisite. So Excel skills hona chahiye. You should have hands-on in Excel, but you are not building financial models from the very scratch. Judgment based उसमें फिर ज़्यादा आता है. Okay. And one common myth that you want to bust about valuation? ये सोचना पड़ेगा मुझे because I mean since the very start I think that I've been busting. Because एक जो important myth मुझे जो लगता था is that it was known for transactions and everything. So it's not for transactions. And the second, you already asked that. Yeah. Financial modeling, because financial modeling is not very much part of our job. Having an expertise or advanced level Excel skills is required, but financial modeling nahi. And thirdly, it's different from equity research analysts. This is again important thing actually. So when you're valuing क्या होता है ना, अगर कोई चीज मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है जो पब्लिक कंपनीज है, टाटा, रिलायंस, ये सब, हम उन्हें वैल्यू नहीं करते बिकॉज उनका वैल्यू तो यार मार्केट में रिफ्लेक्टेड है, पब्लिक है वो सारी. उनका फेयर वैल्यू क्या है, जो लिस्टेड है प्राइस मार्केट में, वही फेयर वैल्यू है. सो वी वर्क लॉट मोर ऑन प्राइवेट मार्केट
जो प्राइवेट इक्विटी है, प्राइवेट डेट है, या वो कंपनीज की वैल्यूएशन जो कि लिस्टेड नहीं है, जिसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जिसका इन्फॉर्मेशन पब्लिक सोर्सेस में अवेलेबल नहीं है, हम उनके वैल्यूएशन पे काम करते हैं. सो वहां पर ना इन्फॉर्मेशन फ्लो थोड़ा ट्रांसलूसेंट है. इट्स नॉट एज ट्रांसपेरेंट एज पब्लिक सोर्सेज एंड उतना ज्यादा ओपेक भी नहीं है, बिकॉज अगर ओपेक हुआ तो हम वैल्यूएशन ही नहीं कर पाएंगे. सो थोड़ा बहुत ट्रांसलूसेंट एंड यू हैव टू वर्क अराउंड इट. सो अगेन व्हेन यू आर इनटू बिजनेस वैल्यूएशन, योर क्लाइंट कुड बी लिस्टेड इन अ वे दैट उस लिस्टेड क्लाइंट का कोई सब्सिडियरी है जिसको तुम वैल्यू कर रहे हो, बट यू आर नॉट वैल्यूइंग अ लिस्टेड क्लाइंट. ठीक है. सो दैट मिथ इज ऑल्सो दैट कि अगर तुम वैल्यू करो तो यू आर नॉट वर्किंग फॉर रिलायंस एंड एवरीथिंग. हाँ, कोई डील वगैरह हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल दो बड़े मीडिया हाउसेस का इंडिया में एक मर्जर होने वाला था. सो अ बिग फोर वाज इन्वॉल्वड इनटू facilitating that merger. So those two companies were listed in the market. So that is one of a rare situation that you get in your exercise, but it's more directed towards private market than public market. एंड अभी स्टार्टअप कल्चर भी काफी आगे, तो उसका वैल्यूएशन भी काफी प्रोजेक्ट्स आते होंगे उसमें. Crazy. I mean, I'm very happy that you touched upon it. Yeah. So this is a very big industry that is booming for the valuation specialists, as such, I would say, because see, इंडिया में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं. स्टार्टअप्स को क्या चाहिए? पैसे चाहिए. स्टार्टअप्स को पैसे कौन देता है? वीसीज, वेंचर कैपिटल्स देते हैं. वेंचर कैपिटल्स को पैसे कौन देते हैं? उनके इन्वेस्टर्स. हम उन्हें लिमिटेड पार्टनर्स बोलते हैं अपने लैंग्वेज में. सो एलपीज पैसे देते हैं. सो अब अगर समझ लो एलपीज ने वीसीज को पैसे दिए, वीसीज ने उस पैसों को इन्वेस्ट किया किसी स्टार्टअप्स में, बट वीसीज को अपने इन्वेस्टर्स जो है, जो एलपीज है, उनको उनके पैसों का एक फेयर वैल्यू तो रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, इन सम फ्रीक्वेंसी, क्वार्टरली या एनुअली, व्हाटएवर. तो उनको वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से कराना होता है, एंड दैट इज वेयर वी कम इनटू प्लेस. ठीक है. लॉट ऑफ बिग फोर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक again there are few other very valuation specialist firms in India itself. Yeah. Like Big Four, agar tum dekhoge, they provide a wide iota of services and valuation is a small part of it, whereas there are different big organizations, global organizations in India which are targeting Indian market now, and they specialize into valuations itself. So they are actually, unka jo इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज वीसीज को रिक्वायरमेंट हो रही है अपने इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए. सो द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज एक्चुअली हेल्पिंग अस, बिकॉज स्टार्टअप में एक और चीज है बॉस, इंफॉर्मेशन उतना अवेलेबल होता नहीं है, बिकॉज कंपनी अगर अभी स्टार्टअप ही कर रही है एंड देयर वुड बी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, उतना फाइनेंशियल्स उनका बिल्ड नहीं हुआ है कि तुम फाइनेंशियल्स के बेसिस पे उस कंपनी को वैल्यू करो, तो तुम ज्यादा उसके फ्यूचर के बेसिस पे वैल्यू करते हो या मार्केट के बेसिस पे वैल्यू करते हो. And that is where our expertise comes in, because we are well aware of the market. So the startup ecosystem is actually helping the valuation landscape in India. That's the point I want to touch upon कि हम लोग का काम सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल्स में नहीं है, आप लोग फ्यूचर फोरकास्ट भी करते हो उसके बेसिस में ना. I would say historicals is what, like 10%, 20%, because valuation is always forward looking. Okay. मैं आज के दिन, तू कुछ सोच, अगर आज के दिन तू पैसा डाल रहा है किसी कंपनी में, ठीक है, तू यही सोच के डाल रहा है ना कि फ्यूचर में वो मुझे ज्यादा रिटर्न देगा, फ्यूचर में ज्यादा कंपनी देगा, ज्यादा पैसे देगा वो मुझे. वो जो तेरा एक्सपेक्टेशन है वो तेरे उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में हो सकता है बिल्ट हो, बेस्ड हो, बट इट्स ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, आगे जाके ये मुझे ज्यादा पैसे देगा. सो वैल्यूएशन इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. आप फ्यूचर देखते हो कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस बिजनेस का. इसीलिए अगर आप FCFF जब हम बिल्ड करते हैं अपने SFM करिकुलम में, हम जो करते हैं फोरकास्ट के बेसिस पे करते हैं कि फ्यूचर में हमारे क्या मिल रहा है, कैश रिटर्न क्या होगा अपना. करेक्ट. एंड उसे हम डिस्काउंट करते हैं एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट को लेकर. सो इट्स ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. यहीं पर डिफरेंस आ जाता है FDD और वैल्यूएशन में. करेक्ट. कि आप लोग फॉरवर्ड लुकिंग हो और हम लोग हिस्टोरिकल के बेसिस में एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं. एक्चुअली देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, आई वुड से, कि हम लिंक कर सकते हैं FDD और वैल्यूएशन को, कि एक डील साइकिल में, अगर मैं एक प्रॉपर एक डील साइकिल हूं, नॉट फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, तो जहां पर FDD का काम खत्म होता है, उसके बाद वैल्यूएशंस का काम शुरू होता है. बिकॉज FDD क्या करता है आज के दिन में, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखता है बिजनेस का, एंड वो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स रिपोर्ट निकालता है, एंड दे से कि एक्चुअल में बिजनेस का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है, अकाउंटिंग झोल-झाल को हटा करके. नाउ दैट बिकम्स अ बेस फॉर द वैल्यूअर्स टू स्टार्ट देयर वैल्यूएशन, बिकॉज हम उसके बेसिस पे समझते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है बिजनेस ने, और जितना डीप डाइव एक FDD प्रोफेशनल उस बिजनेस के अंदर करता है, इनटू द नंबर्स, इनटू द बिजनेस मॉडल एंड एवरीथिंग, एंड वो जितना डिटेल में अपने रिपोर्ट में डालता है,
वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट उतना डिटेल में नहीं डालता है. सो अगर हमारे पास किसी भी बिजनेस का FDD रिपोर्ट है, that becomes the best source of information about the business that we could get. So I profoundly, I mean, मैं बहुत जगह ये स्टेट करता हूँ कि जहाँ FDD का काम खत्म होता है, हाँ. that's where valuation specialists start picking up their work. बेसिकली हम लोग दूध को क्लीन करते हैं और आप देखते हैं हाँ. कि पनीर बनेगा कि नहीं. पनीर बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे that's your specialty. सो एज अ फ्रेशर मेरे को एक चीज़ पूछना है कि हैविंग अ गुड ग्रिप इन SFM विल गिव मी एन एज इन वैल्यूएशन. Definitely. You know, because the closest topic that we have in CA curriculum to valuation is SFM, because SFM में आपका equity valuation का एक chapter है. I'm not wrong. I mean, 5 साल हो गए तो मुझे उतना याद नहीं है. Then you have a chapter related to portfolio as well, and then you have, if I'm not wrong, there are थोड़े concepts जो yield to market and bond fixed income securities को भी touch up करता है. So those are what we do in valuations. So yeah, I would say having a good grip into SFM is very much important to crack valuation interviews. And I would actually go a step ahead and I'll tell you also that, you know, if you are targeting for a role in valuations post your qualification, you have to by heart know the aspects which is being taught in the SFM curriculum. वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म क्या होता है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू और इक्विटी वैल्यू में क्या डिफरेंट होता है, डिस्काउंट रेट क्या होता है, हम जो वैक बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या होता है. एंड नॉट जस्ट द फॉर्मूलाज. अगर आप इंटरव्यू में जाके खाली फॉर्मूलाज बोल रहे हो, दैट वुडंट हेल्प रियली, बिकॉज यू नीड टू नो कि एक्चुअली क्यों किया जा रहा है. इफ द फॉर्मूला इज बिल्ट इन अ वे, व्हाई इट इज बिल्ट इन दैट वे. सो इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, it would be the best thing, because I could remember it was my first interview as a fresher when I was interviewing for KPMG in valuation. The interviewer asked me about the capital asset pricing model, and there were two options that I could have done. Either मैं उसका formula बोल देता, RF plus RF minus RM into beta, या तो मैं उसको पूरा explain करता. And I chose the latter part. मैंने पूरा उनको explain किया कि ये इस वे में क्यों बिल्ट है फॉर्मूला, ठीक है. एंड पोस्ट आई वाज सिलेक्टेड, आई हैड अ चैट विद दैट इंटरव्यूअर एंड ही टोल्ड मी दैट दैट एक्सप्लेनेशन जो मैंने इंटरव्यू में उसे दिया था कैपम का, दैट वाज द स्ट्राइकिंग पॉइंट कि उसने मुझे सोचना कि हाँ इसे हायर करूंगा, बिकॉज रट्टू तोता है वुडंट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इंटरव्यू शायद तुम निकाल लोगे उससे, बट अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ, इंटरव्यू बहुत स्मार्ट है, वो समझ लेगा कि तुझे आता है कि नहीं आता है, रट के बोल रहा है नहीं बोल रहा है. सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई फॉर्मूला या कोई चीज हम किसी वे में करते हैं तो क्यों करते हैं. आज के दिन अगर मैं बोलता हूँ कि हम FCFF करते हैं एंड हम उसे डिस्काउंट करते हैं किसी डिस्काउंट रेट से एंड वी अराइव एट एंटरप्राइज वैल्यू, तो यू शुड थिंक योरसेल्फ. एंड आज के दिन तो यार यू हैव ChatGPT एंड अदर AI, यू कुड आस्क दोस क्वेश्चंस, हैव अ क्यूरियस माइंड एंड पूछो उससे कि हम FCFF क्यों यूज करते हैं. अगर हम जो डिस्काउंट रेट यूज करते हैं हम वही डिस्काउंट रेट क्यों यूज करते हैं. हम वो जो कैश फ्लोज को FCFF को जब हम डिस्काउंट करते हैं तो हम एंटरप्राइज वैल्यू पे क्यों आते हैं, इक्विटी वैल्यू पे क्यों नहीं आते हैं. सो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, मेक श्योर दैट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट. एंड लेटली देयर आर फ्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम इंडियन लैंडस्केप दैट आई वुड से जो बहुत ज्यादा काम आता है डे टू डे वैल्यूएशन में. एक तो Ind AS 116 है, if it's not changed since the last few years, leases के ऊपर. And then there is Ind AS 113 which talks about what the fair value is, measurement date and other important concepts into valuation. So you have to kind of prepare for them as well. And again as I mentioned, SFM के जो core concepts हैं आपको वो चीज समझना होगा, and that is only how you could kind of leave a mark or impact on the interviewer. And again, you can't go into a valuation interview without knowing about recent happenings in the current market. For example, अगर कोई बहुत talked about IPO हुआ है अभी, listing हुआ है, so you need to kind of be ready to answer a very open-ended question where the interviewer just might ask you that कि because I remember जब मैंने किया था Zomato list हुआ था, so I got an open-ended question, Zomato is getting listed. So what do you think? It's undervalued or overvalued? You can't go ahead and say that, I don't know about it. You need to have an opinion. गलत हो सही हो वो
नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज इंटरव्यू गलत या सही जानने के लिए नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव आई वुड से. One thing that you need to have is an opinion backed by facts. So again, when you're going for interviews, valuation interviews, read about what's happening into the market. For example, again very important concept जो लोग पूछते हैं कि AI का valuations में क्या impact आ रहा है, या जो अभी global tariff wars हुए थे उसमें उसका क्या impact होगा तुम्हारे हिसाब से. So you need to have that opinion at least. ठीक है. एंड व्हाट आई फील कि मैं भी वैल्यूएशन में इंटरव्यू दिया था. इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बिकॉज फाइनेंस इज एंडलेस, तो कुछ भी पूछ सकते हो. Exactly. एंड ट्रस्ट मी, मेरे से एसएफएम में उन्होंने रिलेटिव वैल्यूएशन पे ग्रिल किया था. हाँ. वो इक्विटी का एक पेज का टॉपिक है पूरा सीए फाइनल में. उसमें उन्होंने ग्रिल किया कि इफ यू आर वैल्यूइंग आईटीसी एंड एचयूएल, पीयर टू पीयर कंपैरिजन, नॉन पीयर कंपैरिजन. और उसके बाद उन्होंने पूछा कौन सा स्टॉक में आप बुलिश है कि बियरिश है, उसका एनालिसिस करो. देन एक क्वेश्चन था मेरे को अभी तक याद है कि वाई डू वी टेक इबिडा, मतलब वाई नॉट पैट. तो वो चीज़ क्यों, मतलब वो डेप्रिसिएशन और टैक्स इम्पैक्ट क्यों नहीं लेते हम लोग, एंड उसका कैश इम्पैक्ट कैसे आ रहा है. तो बहुत ज़्यादा ग्रिल किया था वो चीज़ को लेकर. डेफिनेटली. अगेन जैसे आपने इंडेक्स 116 बोला, हाँ. तो उन्होंने इंडेक्स 116 पे भी ग्रिल किया था कि नया क्यों आना चाहिए इंडेक्स 116, पुराना में क्या दिक्कत था, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज में क्या अपना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा था. करेक्ट. सो अगेन आई मीन एज यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि बहुत ज़्यादा वॉस्ट वर्ल्ड है फाइनेंस का, एंड दे कुड आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड आई डू रिमेंबर जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था अपने इनिशियल फेजेस में, the most that I had to prepare was for valuations, and I was tired the most after the valuations interview, because again as I mentioned, you need to have that presence of mind. Yeah. And guys, I would tell you, वो जो छोटा सा section है relative valuation का, that is my bread and butter. Relative valuation is the most recognized form of valuation. ठीक है. So भले वो बहुत छोटा chapter है, हाँ, बहुत छोटा section है एक chapter का, but that is what is the entire ओशन ऑफ वैल्यूएशन इज. लॉ में भी हमारा एक सेक्शन था फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आई गेस. वो चैप्टर तो यार इतना छोटा था एंड उतना ध्यान भी नहीं देता था मैं उस चैप्टर पे, बट आज के दिन अगेन मैं वही कर रहा हूँ. सो यू नेवर नो हाउ लाइफ इज गोना टर्न आउट फॉर यू. सो या जस्ट हैव दैट ओपन माइंड कि इट कुड टेक यू एनीवेयर एंड इट कुड ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू. सो एसएफएम, then your financial knowledge, then your analysis knowledge, then your overall what is happening. So that is the overall package that you need for the interview. Yeah, right. And अब obviously अभी अगर the way you summed it up ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा है. So I'm not saying कि हर चीज़ में expertise होना चाहिए, but at least एक opinion होना चाहिए. वो इंटरव्यू भी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को. हाँ, करेक्ट. आज के दिन अगर मैं भी इंटरव्यूज जब लेने जाता हूँ, so I don't look for right answers. What I look for if that person has the ability to think or not. Yes. It can't be that उसको मैंने जो बोल दिया और वो वही करेगा, because again valuation is very subjective. So I would want someone in my team जो कि थोड़ा सोचे उस चीज को आगे करके, एंड अगर एक स्टेप और आगे जाऊं तो he starts thinking out of the box, because there is no right approach to valuation, because कोई एक set template नहीं है. You could value one thing in 10 different ways. So finding those different ways and समझना कि कौन सा किस टाइम पे क्या relevant है, वो एक थॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है. I have given this an exact term to it, problem solving ability. If you have that PSA, then you are right, definitely selected. rightly put. And one thing, like I want to highlight something about CFA. कि is CA plus CFA a very good like add-on to your career? CA plus CFA, see, if I have to talk about myself, yeah, the only reason the director in KPMG reached out to me for a opening in valuation, because my LinkedIn profile had that I have cleared level 1 of valuations, and if I hadn't done that, I'm not sure if he would have reached out to me. But having said that, valuation का जो पूरा काम है जो हम करते हैं, that is more aligned to the CFA curriculum, I would say. Okay. Because CFA curriculum में तुम्हारे पास derivatives का एक अलग chapter है. You have a different not chapter but एक different subject, I would say. फिर you have a different subject for fixed income securities, for portfolio management, for equity valuation and everything.
However, CA के SFM में ये सब चीजें एक एक चैप्टर में उड़ा दी गई है. But the way our industry is kind of structured in a way is that valuations में आज भी mass recruiters Big Fours है, and Big Four सबसे ज़्यादा CAs को hire करते हैं. So इसीलिए I would say कि even अगर CA plus CFA अगर तुमने कर रखा है, from a valuation standpoint of view, that would be the best kind of profile that you could have for valuations. But if you are only a CA, that might as well work for you if you want to get into valuations. And if you are only a CFA, that might work for you in the other valuation specific organizations. But CA plus CFA is always good. And as an add-on, as a CFA add-on to your CA curriculum, I would say it is a good add-on because that just converts your entire profile from accounts and taxation to finance. अगर मैं आज के दिन भी अगर ट्रेडिशनल वे में देखूं तो सीए को कैसे देखा जाता है? सीए इज sort of as a person who does taxation, who does auditing, right? Yeah. But once you have CA plus CFA, people would start thinking in a different way. People would start thinking of you in a way of financial manager. So that definitely turns your image or your capabilities or your expertise that you have in the world. So again, a very good add-on, CA plus CFA. But if it's a very much requirement to get into valuations, no, I have not done my CFA. I stopped after CFA L1 because of whatever reasons it was. But did it backfired me? No. Do I think that I lost in any way? No. Could it have been better if I would have done CFA? God knows. But do I regret it? No. So even if you guys are just planning to go for CA and not planning to do CFA, that's okay. Okay. It's just that having a CFA with CA would be That much would be more cherry on a beneficial. एक थोड़ा edge आ जाएगा तुम्हारे पास. And one thing, Manav, like if I want to start my own practice as a valuation firm, so मेरा roadmap क्या होना चाहिए? And is there any certifications required for that? Yeah, so right after qualification, no, I'm not sure. I mean, people would have different backgrounds. For example, किसी के बहुत known का already एक CA firm चल रहा होगा जहाँ पर clientele है and everything है. But right after qualification, no, because you are not there yet कि तुम value कर लो. What the right approach would be is that you get into a valuations firm, spend 5-6 years and understand actually how to value, because in the end तुम्हें sign करना होता है valuation जो reports होता है. And अगर उसमें बाद में कुछ negligence मिला या कुछ गलती मिली तो it invites a lot of litigation and scrutiny. So I don't think so anyone is prepared for, should even think of starting their own firm right after qualification. But yeah, if you would have spent like 5-7 years, now again this answer that I'm giving is very subjective and my personal opinion. So 5-7 साल spend कर लिया अपने firm में, and now where you think that you are there, तुम बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो अपने analysis and everything में, that's where you could start a firm. Maybe either you could tag yourself to a already registered valuer and work as a partner there. But again, you need to qualify the registered valuer exam. उसके details honestly मेरे टाइम पे तो लॉ के करिकुलम में रहते थे, अभी है कि नहीं, but people can. NISM एक होता ना? NISM थोड़ा डिफरेंट हो गया. Okay. अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज मैंने कभी उस लाइन में जाने का सोचा ही नहीं. बट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का एक अलग एग्जाम होता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है, तभी आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हो. एंड देन वंस यू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूएशंस दैट ओनली यू कुड डू. फॉर एग्जांपल सेबी मैंडेटेड कुछ चीजें हैं जो कि खाली रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही कर सकता है. सो एंड वो बहुत सारे फंड्स को रिक्वायर्ड होता है. सो अगेन दैट इज अ मार्केट फॉर यू दैट यू कुड टैप. But the roadmap would be spending 5-7 years in a valuation organization, getting to learn how to value, and once you're confident, and then start a registered valuer organization. But again, one thing is that you would need a lot of industry connects when you, that's part of every practice, you know. So आप जब वो 5-7 साल कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम, try and make a personal brand of yours, personal connects बनाओ अपना, so that जब आप अपना खुद का काम शुरू कर रहे हो, I'm not suggesting कि तुम client snatch करो, but at least उनसे कुछ connects मिलेगा, you would start getting some work. So have that in the back of your mind कि you have to make a lot of connects and you have to make a personal brand of yours as well. So that would be the roadmap. And I'm very sorry, I mean, अगर मैं इसमें ज़्यादा input नहीं दे पा रहा हूँ because
honestly I have never thought about it Yeah. कि मुझे खुद का एक फर्म खोलना है, because again, the current job market for valuations is very lucrative, I would say. The salaries that we get in valuation is higher than the average, what an average CA makes in other practices, because of a lot of subjectivity and थोड़े working hours भी थोड़े relentless होते हैं valuations में, I wouldn't deny that. Okay, you have to be kind of available. So the pay, I would say the fixed pay is higher than other profiles, and even the variable bonuses that you get is a lot higher than the other profiles. So fixed pay में थोड़ा difference होगा, but variable bonus में बहुत ज़्यादा difference होता है compared to other profiles. So if I talk about Big Four only, what is the pay range and what are the hierarchy? Can you like mention like from associate to like director? What is the time period, pay range, and the hierarchy? Sorry, I'm asking you many questions. No, it's all fine. Yeah. So to all my peers and all my past colleagues, Yeah. I'm very sorry if I put something wrong, but yeah. So when I guess when you start directly post qualification and Big Four hires you, your salary could be within a range of, I would say, I would give a range because सबका अलग-अलग होता है. I would say 11 to 13 fixed pay, 11 to 13, 14 lakhs. You start as an associate. You start as an associate. अब ना वो लिंगो कहीं कहीं पे डिफरेंट होता है. हो सकता है EY का अलग हो और KPMG का अलग हो या PwC का अलग हो. But हाँ, associate is what I would say just after qualification, somewhere between 11 to 13, 14 lakhs, and this is the fixed pay. And over and above it, you get 25 to 30% variable bonuses as well. However, in some organizations, like my current organization, so my current organization is an investment bank where I play a role of a portfolio valuer. Okay. So the variable bonuses are even more there. It's north of even the late 40s, Yeah. 40%. So that's what you could target for. But currently, but in my organization, as I previously mentioned, we don't hire CA freshers a lot. So I am focusing more on Big Fours right now. Yeah. So again, and once you start 11 to 14 lakhs fixed, 20 to 30%, 25 to 30% variable bonuses. Now that depends also on your bonuses. It's not that if you're going there and if you're not performing well, Yeah. you would get that bonus. No. If you're only performing as per what they're expecting, so your bonus would be 30%, or sometimes it could be even more than that. So, and then you spend 2 years as associates, you become senior associates. Senior associates, again, your band of salary would be somewhere around fixed mein main bolu to 15 to 18 lakhs, and then spending 2 years as senior associates, you become a manager. Now again, different lingos and different organizations, but your salary is somewhere between fixed salary. अब मैं खाली fixed पे focus कर रहा हूँ. 23 to 26 lakhs, somewhere between that. Again, people don't kill me for it if I am putting out some confidential information. But yeah, somewhere 23 to 26 lakhs. And once you become a manager, then your promotions, because आप 2 साल manager रहते हो, फिर आप senior manager बनते हो, and फिर उसके बाद आप director बनते हो. So all those things depend on the business that you're getting and how you're performing, because again, it's a front end market, so you have to bring in clients. अभी भी छोटा practice है. So now everything depends on the number, the business that you're generating, or what kind of impact that you're putting in your team or your organization. That plays a lot more role into your fixed pays or bonuses or hikes, whatever it is. So again, because now once you become a manager and above, your people won't be expecting just executing the current work from you. People would be expecting more from you, be it managing the team or bringing in more clientele or managing the current clientele and bringing in improvements and efficiencies in the business. So that's what people would be looking at you more once you become a manager and above. So it's impossible for me to state a salary range, but again, I would say variable bonuses play a lot more role there, because variable bonuses are totally dependent on how you're performing, and it's very above the other practices, far above the other practices. And what about the work life and culture? If I talk about Big Four and your current organization, both. Okay, so work life, if I would say,
ऑडिट में आई गेस ये तुम एफडीडी वाले भी रिलेट करोगे व्हेन आई वुड से दैट ऑडिट में ना बहुत चीज एंटिसिपेटेड होता है, हमें पता होता है कि हमारा ये क्लाइंटेल है, ये इस टाइम पे आने वाला है एंड विल बी वर्किंग इस टाइम पे हमारी लगने वाली है. हाँ बट एफडीडी इज डील बेस्ड, राइट? वैल्यूएशन भी बहुत बार क्या होता है, डील बेस्ड भी हो जाता है, एडहॉक भी हो जाता है, कोई अचानक से कोई क्लाइंट को कोई रिक्वायरमेंट है, हो गया वो आ गया. एंड कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है, जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो बहुत जल्दी करना पड़ता है हमें. Because I remember there's this one big edtech platform that I was valuing, and they had made an acquisition and I had to do a purchase price allocation for them. And मुझे वो over the weekend करना था, ठीक है? Now there were two things, and they were paying good amount for it. I could have just refused, saying, you know, don't want to work on weekends and lose that hefty amount that I would have gotten. I mean, my organization or my team would have gotten from that. Or I just stepped one step ahead and I took responsibility, you know, that I thought from a team perspective, हाँ चलो इस चीज़ में मेरी expertise है and I want to do it for the team कि हमारे team को वो revenue मिले. And I worked the entire weekend and I would say that I worked till 1 or 2 in the night. मतलब मैंने वो weekend I would say per day मैंने 14-15 hours work किया होगा. Monday we delivered that kicked off that जो वो client आया था that kicked off on Friday and we delivered the report Monday morning itself. And so तुम समझ लो the relentless work hours we had to put on it, but उसके बाद the amount of appreciation that I received from the director, the partner, from the client itself, team के सामने मुझे recognize करना and everything, and you know that was reflective in my bonus as well. So work hours कभी कभी बहुत ज़्यादा ruthless हो जाता है, I wouldn't deny that, but you are well compensated for it. And 3 organizations I've been in, it's the same in all the 3 organizations. People do appreciate the hard work. And again, the culture, I would say, it's a lot professional. In valuations department, I would say, because again, valuations team में जब आप जाओगे, you would find that you won't find all the CAs around you. You would find people from different backgrounds around you. In my stint in my first organization, I was a CA, but I was working with MBAs, I was working with an engineer, I was working with a BCom graduate, okay, all at various levels, but we were working all together. So the culture, I would say, was very professional and people were willing to help each other. Though I say that it is an independent work where I am working in one project or one investment and people aren't working on the same one at my level, but people are always and ready to help you and impart their knowledge. One thing, for example, you know, in all the organizations that I've been with, there's always Monday meetings that we have where we discuss the workload and everything, and there people take a step ahead and, you know, they talk about what they worked in the last week and any interesting circumstance or valuation that they came around, and they share it with the wider team. So again, the culture, I would say, is very professional and very helpful in the valuations practice. It was very different from my articleship days, I would say, because I'm not saying that was bad. I'm just saying that it's very different. Yeah. And you know, yeah, again, to touch upon, the work hours can be ruthless sometimes, but it's not that always. You get your down period also as well. So psychologically मैं एक चीज़ कैच किया, जैसे आपने बोला ना कि सैटरडे संडे वर्क बिकॉज मुझे पैसे मिलने थे, बट दिस इज सो ग्रेट ऑफ यू दैट यू कंसिडर योर कंपनी एज यू. So this shows that the level of accountability and ownership that you take. Yeah, and I mean that would just help you to grow in that organization. Yeah. Coming towards Manav exit opportunity. So what are the like most common exit opportunities in valuation? If I say about audit, people generally go to industry in controllership or FP&A. If I tell about FDD, generally people move to IB or PEVCs. So what are the common exit opportunities in valuation? So I would want to tell you one thing is that, you know, first of all, people who enter into valuations, they stick to that profile. Okay. Because, you know, this profile is great in itself that people don't really think of exit opportunities as much. They might move around different valuation organizations, but they tend to stick to because you're getting that financial exposure as well, right? However, for people who really want to get into IBs or Ps or VCs working on their working on that side, I have seen people in from valuations moving to those profiles as well.
I would say from my big fours, I have seen people moving to family offices, working on the investment sides there. IB, I'm not very sure because I believe that IB is something that does require your MBA, Yes, top tier MBA. top tier MBAs if you want to get into IBs. कुछ boutique IBs है हाँ. which closes 1 or 2 deals in a year. You might go there, ठीक है? But I don't see कि बहुत ज़्यादा exit opportunities हैं उस तरफ में. बट ऑन पीईज एंड वीसी साइड, सो इधर भी ना कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे पीईज और वीसीज में ना बहुत वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोफाइल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पीई को उठा लूं, सो एक तो पीई में उनका इन्वेस्टमेंट वो होगा इन्वेस्टमेंट टीम जो कि एक्चुअली डिसाइड करेगा कि किस में पैसे डालने हैं, क्या करना है. उसमें क्या वैल्यूएशंस के बाद लोग आते हैं, मे बी, मतलब उतना ज्यादा नहीं आई वुड से, बिकॉज again that requires MBA, that requires your sector expertise as well. And अगर आज के दिन में बहुत ज़्यादा टेक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सो जो इन्वेस्टमेंट टीम होता है इट्स रिक्वायर्ड कि वो थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो, ठीक है. सो क्योंकि वंस यू आर इनटू दैट इन्वेस्टमेंट साइड, और एक एक पीस जो बनते हैं या समझ लो वीसीज बनते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक थीम के साथ बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट इन्वेस्टिंग करना है या इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करना है. सो यू हैविंग दैट नॉलेज ऑफ दैट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Can you get that exposure in valuations? Yes. आप जब valuations में analysis कर रहे हो, the businesses that you're valuing, get into the details of that business. Maybe it may not be required for your job profile, but it would develop you personally. And फिर उसके बाद if something around those sector opportunities around those sectors come in the market, आप उस पर tap in कर सकते हो based on the experience or the knowledge that you would have received in your business valuations. But that would require a lot of efforts from your personal side. अगर आप सोच रहे हो कि आप खाली सीधा वैल्यूएशंस करते करते उसमें चल जाओगे, नो. उसके लिए दूसरा एक्सपोजर है, दूसरा सेक्टर है पीई का. सो पीई का एक इन्वेस्टमेंट साइड हो गया जिसके मैंने बोल दिया, बट एक दूसरा टीम होता है वैल्यूएशंस टीम, उस पीई या वीसी का खुद का. उसका काम क्या होता है, वो इंटरनली वैल्यू करते रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को. तो हाँ, उसका तो नेचुरल लिंकेज, आप यहाँ पर काम करते रह रहे हो, अब उसके बाद नेचुरली पीईवीसी में अगर एंटर करना है तो आप उसमें एंटर कर सकते हो. एंड तीसरा जो होता है वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं. बेसिकली दे गेट इनटू द डे टू डे फंक्शंस इन फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस जिसमें उस वीसी ने या पीई ने इन्वेस्ट किया है. मोर ऑफन देन नॉट वो चीज सीधा एक इन्वेस्टमेंट टीम ही हैंडल करती है. बट अगर उसका एक अलग सेगमेंट है, सो उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स की, आपका एनालिसिस स्किल्स कैसा है, एंड जो चीजें मैंने बोली कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सेक्टर का नॉलेज कैसा है, एंड एवरीथिंग. सो नेचुरली अगर आपको एग्जिट लेना है तो वैल्यूएशन से वैल्यूएशन में आओगे, बट अगर बाकी दोनों में आना है तो दैट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड. बट हैविंग सेड दैट, आई हैव सीन अ लॉट फ्रॉम माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल going into PEs and VCs and family offices and other kinds of funds as well. So exit opportunities are very lucrative, I would say, compared to other practices, but it would take some effort from your end. तो range bound हो जाता है वो उस प्रोफाइल में. Correct. Yeah. And what about global opportunities? Like, do we have this like demand worldwide, like in Europe and Middle East? Yeah, definitely. So आज के दिन अगर मैं यहाँ पर जो वैल्यूएशन कर रहा हूँ, सेम वैल्यूएशन होगी जो मैं मतलब यूएस में कर रहा हूँ या दुबई में कर रहा हूँ. थोड़ा अकाउंटिंग डिफरेंसेस में भी होगा जिसके बारे में मुझे पढ़ना होगा. एंड हैविंग दैट IFRS एंड कमिंग इन, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गया ग्लोबली अगर देखा जाए तो. सो आज के दिन मैं इंडिया में बैठा इन माई करंट ऑर्गेनाइजेशन, आई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब. मैं यूएस के भी वैल्यू करता हूँ, मैं इंडिया के भी वैल्यू करता हूँ, मैं दुबई के भी वैल्यू करता हूँ, मैं लंदन के भी इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू करता हूँ. सो वंस आई हैव डन दैट, अब मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाऊँ, आई वुड बी एबल टू डू दैट in the same effective manner as I'm doing here. So बहुत ज़्यादा different नहीं होगा I would say. So that global movement landscape is very natural and very much possible here. But one thing जो कि यहाँ पर आएगा कि अगर आप किसी global organization के offshore unit में काम कर रहे हैं, you think कि आप naturally आप उसके onshore में चल जाओगे, वो थोड़ा डाइसी होता है. बिकॉज सी वहाँ पर डॉलर्स में पे करना पड़ता है एम्प्लॉयज को, एंड यहाँ पर रुपीज में पे करना पड़ता है. एंड एवरीवन नोज दैट रुपी इज चीपर देन डॉलर्स, एंड ऑल्सो देयर इज अ मल्टीप्लायर एज वेल. यूएस का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है. सो इफ फॉर एग्जाम्पल an analyst is making 14-15 lakhs in India, US equivalent they would have to pay that analyst maybe 70-80 lakhs.
yeah, I mean $70,000-80,000 or even $100,000. Yeah. So वो कंपनी के हिसाब से थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट में नहीं बैठता है. So they would want you to stick into India because it's a price sensitive market. But yeah, if you want to laterally move to other organizations globally, that's very much possible. Thank you, Manav. Now coming towards the most important question, AI. So मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि AI के कारण जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट अफेक्टेड हुए एंड वैल्यूएशन इज़ वन ऑफ देम बिकॉज जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं, या प्लस आपका कुछ कोर एनालिसिस करना है, जो चीज़ हम लोग को दूर दूर तक नॉलेज नहीं था, अब AI सब चीज़ करके दे रहा है. ये एक लेमन का धारणा है. सो व्हाट आर व्यूज अबाउट इट कि AI फॉर अ वैल्यूएशन टीम इज अ थ्रेट कमिंग अप, a very big competition, or it's a boon for you? To answer it, it's definitely a big threat, I would say, if Yeah. you are not using it the right way. Because if you are not using AI, AI will replace you. Yeah. So if you would see in all the major organizations or globally, AI is being embedded into their day-to-day workflow. So there are various things that you could do from AI, and AI could do it for you as well. So it's up to you how you are training it. For example, agar in my current organization, we have included Claude Claude Premium subscription for all the employees in the organization. अब अगर जो एनालिस्ट, जो फ्रेशर लेवल पे जो एनालिस्ट है वो काम कर रहे हैं, उनको क्लॉड को उस वे में यूज करना होगा कि उनका काम ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो रहा है. अगर इवन आफ्टर यूजिंग दैट AI they are not giving a good work product to the reviewer, so reviewer might as well just think कि यार मैं खाली AI से करा देता हूँ, तो फायदा क्या हुआ AI को, मेरे को उसको AI देने का. So you have to use AI as a weapon for your own benefit. कि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने बोला रिपोर्ट्स में हम पूरा लॉजिक्स वगैरह एंड एवरीथिंग लिखते हैं. एक चीज होता है कि आपने खुद से लिखा, ठीक है, इट्स गुड, पीपल अप्रिशिएट द एफर्ट्स, बट इन द रिपोर्ट व्हाट मैटर्स टू मी इज दैट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल एरर्स, एक राइटअप जा रहा हो. अब जब मैंने आपको क्लॉड दे दिया है एंड क्लॉड इज वेरी वेल सफिशिएंट टू गेट योर टेक्स्ट करेक्ट ग्रामेटिकली, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो और वो मुझे करके गलत ग्रामर के साथ या स्पेलिंग एरर्स के साथ अगर आप मुझे रिपोर्ट दे रहे हो, so I might as well just ask Claude to do it for me. So if you are as a fresher or an analyst, use Claude, use the AI for your own benefit. आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप Claude से जाके अपनी काम करवाओ, ठीक है. What I care as a reviewer is that जो मेरे पास वर्क प्रोडक्ट आ रहा है वो अच्छा आ रहा हो. Now you get it to me by whatever means you want. आपको अगर एनालिसिस करनी है आप उससे करवाओ, आपको स्टोरी बनानी है वैल्यूएशन, बिकॉज वैल्यूएशन इज अ स्टोरी, आपको वैल्यूएशन सेल करना होता है अपना, तो जो स्टोरी बनानी है आप प्लॉट से बनवाओ स्टोरी, या चैट जीपीटी से बनवाओ अपनी स्टोरी, आप अपने नंबर्स को चेक करवाओ, आप अपने टेक्स्ट को चेक करवाओ एंड एवरीथिंग करवाओ क्या हो, एंड यू गेट इट टू मी, आई विल अप्रिशिएट अ लॉट. एंड व्हेन आई एम सेइंग आई एम रिप्रेजेंटिंग all the reviewers or all the senior folks in valuation, I would say. So it is definitely a threat if you are not using it the right way. But if you are using it the right way, it is just going to improve your work quality and it is going to make you more efficient. Because अभी तक मैंने कोई भी वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं सुना है कि हमने जॉब्स कट किए हैं या ले ऑफ किया है बिकॉज हम AI को यूज कर रहे हैं. वैल्यूएशन में बहुत जजमेंट बेस्ड होता है, राइट, एंड वी कांट रिलाई ऑन क्लॉड और चैट जीपीटी फॉर दैट से कि वो हमें हर बार जजमेंट करके दे. बिकॉज AI के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. आप जैसा प्रॉम्प्ट दोगे वो ऐसा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, बट उसको एक लेवल तक ट्रेन कर सकते हैं. बट जो फ्रेशर्स है, जो एनालिस्ट है, हम उनको एक डिफरेंट वे में ट्रेन करते हैं सो दैट दे कुड एक्चुअली कम अहेड एंड लीड प्रोजेक्ट्स, लीड द ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर दैट. तो हम क्लॉड से डिपेंड नहीं कर सकते कि वो ऑर्गेनाइजेशन को या वो प्रोजेक्ट को लीड करेगा. We still want human faces, and CA freshers जब आते हैं, they are the future of the organizations, right? So AI can never replace them. It can replace it in a way that you could be replaced by a person who knows how to use that AI tool better than you. Yeah. ठीक है, because वो ज़्यादा efficient होगा, वो ज़्यादा effective होगा. So people, I would tell you, अगर I don't know in your current organization as well, जितने भी टाउन हॉल्स होते हैं या जितने भी ग्लोबल लीडरशिप मीट होते हैं, मैच्योरिटी ऑफ द टाइम जो वो बात कर रहे होते हैं वो AI के बारे में बात कर रहे होते हैं. बिकॉज AI इज नो मोर एन ऑप्शन, इट्स अ रियलिटी.
आपको उसको अपने बिजनेस में एम्बेड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई और एम्बेड कर रहा है तो वो आपसे बेटर प्राइसेस में बेटर वर्क क्वालिटी दे देगा. सो सारे ऑर्गेनाइजेशंस लाएंगे एआई में. नाउ इट्स अप टू यू हाउ टू यूज इट. वो आपको रिप्लेस नहीं करेगा स्टार्टिंग में, बट अगर वो आपसे ही बेटर वर्क क्वालिटी दे रहा है तो इवेंचुअली अगर नेचुरली देखोगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिप्लेस तो करेगा ही ना, बिकॉज उनको भी एट द एंड बिजनेस चलाना है. सो या यू कैन नॉट इग्नोर एआई एज ऑफ नाउ. इसलिए तो मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जहाँ पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है अपने को वही फ्यूचर है अपना. Exactly. That's the right way to put it. So as a fresher, I would be focused on working in that department जहाँ सब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो, बिकॉज वहाँ पर आपको रिप्लेस होना मुश्किल हो जाएगा. करेक्ट. मे बी शायद इफ आई वुड से अगर आज के दिन में जितने भी AIs हैं Yeah. they are well versed with IFRS, they are well versed with Ind AS, Yes. US GAAP and everything. आज के दिन में अगर मैं कुछ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा का पूरा उस AI पे डाल दूं ना, वो मे बी बहुत सारी इरेगुलरिटीज हमें पहले ही फ्लैग करके दे देगा. हाँ. ठीक है, बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है. वो मतलब मैंने ट्राई किया है बहुत बार AI से वैल्यूएशन कराने का, चेक करने के लिए कि इफ इट्स गिविंग रेलेवेंट आंसर्स और नॉट. इट्स नॉट देयर येट. सो आई वुड से सब्जेक्टिव जहां पर भी चीजें एज यू राइटली पुट, you should target that as your future. मतलब you have to defeat that machine learning. मतलब True. brain versus machine learning होना चाहिए. Correct. And as it's a very small practice, I would say, Yeah. people are looking for people within their organization itself to lead the organization. So human faces हमें चाहिए, because AI lead नहीं कर सकता टीम को, एक human face ही करेगा. So you try to focus more on that. And Manav, like that was an amazing podcast. I want to conclude with an advice that you should give to the aspiring CS. Okay, so for the aspiring CAs जो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो बॉस. ये सारी चीजें तुम्हारे जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब देख लेना. बट फॉर द पीपल जिनका अभी जुलाई में रिजल्ट्स आया है, एंड द पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स राइट नाउ, आई वुड टेल यू दैट ट्राई टू एडुकेट योरसेल्फ. बिकॉज जब मैं क्लियर किया था, I wasn't aware of valuation profile as such, and it is podcasts like these that actually tell you about the different kinds of opportunities that is lingering around in the market for the CA. So do look into these opportunities and identify where your interest lies. Just because we are talking about finance a lot here doesn't mean that your interest also lies here. Maybe your interest is GST, maybe your interest is direct tax, or maybe your interest is audit for that matter. Try to stick to that, because कल को अगर आप ऐसा कुछ करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, you won't feel satisfied. I am happy doing what I am doing right now, and मैं exit के बारे में नहीं सोचता हूँ, because I wanted to be in finance from the very beginning. But had it been that I wanted to do GST, मैं खुश नहीं होता, and I would have always tried to get into GST. And पर्सनली पूछो तो कोई भी एक प्रोफाइल ऑब्जेक्टिवली दूसरे प्रोफाइल से बेटर नहीं होता है. इट्स यू जिस हु मेक्स दैट प्रोफाइल बेटर और नॉट, एंड इट्स वेरी पर्सनल टू यू कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पार्टनर होगा जो कि टैक्स में होगा फॉर 10 years पर से 10 or 12 years, and he would be much more happier because he wanted to do tax his entire life and he has made his career out of it. So the most important thing as of now for you would be to identify where your interest is. And to identify your interest, it is very important for you to be knowledgeable about various opportunities that there are in the market. And it is content like these that will help you identify that. So, yeah. And anyone who wants to reach out to me for any kind of doubts or any kind of guidance can reach out to me over LinkedIn. I will try to respond to each one of you within a reasonable time. मानव कानोडिया. एंड आई वांट टू से समथिंग कि जैसे बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल इज अ किंग ऑफ नन. तो जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि एक टैक्स का पार्टनर बहुत खुश होगा कि उसको टैक्स में काम करना है. तो व्हाट आई फील कि दैट यू चूज वन थिंग एंड उसमें आपको बाप बनना है. करेक्ट डेफिनेटली. एंड इट फील्स ग्रेट कि यार अपने IPCC का ट्यूशन साथ में किया एंड वी आर शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म टुगेदर. सो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ फ्रेंडशिप डे. थैंक यू सो मच. And I want to say कि मानव has come to कोलकाता for some family reasons, and वो गुड़गांव से आया, 2-3 दिन में भी मेरे लिए टाइम निकाला. So it's a very
big thing for me. Thank you so Always, much. bro. And as you rightly mentioned, Friendship Day, so you have to do things for your friends. Yeah. And I wish you all the success and all the hope. I mean, I know that you will succeed in this line because I've always seen your knack for teaching and the way you explain concepts. So, I mean, it's very natural that you are doing, and I'm very happy for you. And I wish you all the best and all the success in life. Thank you, Mala. Thank you.